चैप्टर नंबर है 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें क्योंकि सर्कल की बात करनी है तो सबसे पहली चीज हम लोग सर्कल्स ही लिख लेते हैं। व्हाट इज सर्कल? ठीक है, सबसे पहले हम लोग सर्कल ही देख लेते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है वो हम क्लास 9th लेवल पर पहले से पढ़कर आए हैं, क्योंकि वहां हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा था और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी प्लेन पर लाई करने वाले उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, उस कलेक्शन को हम सर्कल कहते हैं। जैसे ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट है। सपोज करो ये मैंने क्या बनाया है, एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, सच दैट कि ये जितने भी पॉइंट हैं इन सारे के सारे पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो एक फिक्स डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां पर मैंने जितने भी पॉइंट बनाए हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये कोई एक पॉइंट है ए, है ना, और ये कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, तो ओ पॉइंट मान लो फिक्स पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर ओ पॉइंट की डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो अगर आप यहाँ पर इस वाले कलेक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर ओ की तक की डिस्टेंस देखेंगे तो वो हमें 5 मीटर ही मिलेगी। आप कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, हर जगह हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो सारी डिस्टेंसेस जितने भी इस पॉइंट से सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज सर्कल? तो आंसर है सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ all points. Circle is the collection of all points which are equidistant from a fixed point. Circle is the collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम क्या है? सेंटर। ठीक है, क्या नाम है? सेंटर। तो ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया, और ये जो डिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है या फिक्स डिस्टेंस है, इसका नाम क्या होगा? रेडियस। ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा सेंटर। ठीक है, ये आपको समझ आता है? तो फिर से व्हाट इज सर्कल? आंसर इज सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट which are equidistant from a fixed point which is called center। ठीक है, ये तो सर्कल की डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब इसके बाद अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टर्म जुड़ जाएगा। वो क्या है? पेरीमीटर। ठीक है, यही पढ़ना है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सुनिए ध्यान से, हम सपोज करिए एक इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं और एक इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं और एक इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, हमने हर बार जब सर्कल बनाया तो उन सबकी रेडियस अलग अलग रखी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बच्चों हम यहां पर इस वाले सर्कल की बात करते हैं तो इस वाले सर्कल का अपना एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? जो हमारा रेडियस है, रेडियस का जो ट्वाइस कर दें तो ये क्या बन जाता है? डायमीटर। तो हर इस वाले सर्कल के पास क्या है? ये डायमीटर है, डायमीटर। तो हमने क्या किया? ये वाला डायमीटर मेजर किया। ठीक है,
सरकमफेरेंस मतलब ये वाली लेंथ मेजर की, ये लेंथ, ठीक। अब ये वाली जो लेंथ है ये कैसे मेजर की, सपोज करो एक धागे से मेजर की, एक धागा लिया और उस धागे को ऐसे करके घुमाया और यहां पर लेकर आ गए, ऐसे घुमाया धागे को और यहां पर लेकर आ गए। अब धागा हमें पता चल गया, उस धागे को सीधा कर लिया और फिर स्केल से मेजर कर लिया कितने मीटर आया, ठीक है, समझ गए। एक धागा या एक वायर लिया, एक वायर को इतना बड़ा सर्कल बनाया और उस वायर को अगर ओपन कर दोगे तो वो एक सीधी लाइन बन जाएगी, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो हर बार हम इसकी सरकमफेरेंस को मेजर करते गए और हर बार इस डायमीटर को मेजर करते गए। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि अगर हम सरकमफेरेंस निकालें सर्कल की और उसका डायमीटर निकालें, फेरेंस और इनका जो डायमीटर होता है इनका एक रेशियो रहता है, एक फिक्स रेशियो। वो जो रेशियो होता है वो पाई की वैल्यू के इक्वल आता है। वो जो रेशियो है वो किसके इक्वल आता है, पाई की वैल्यू के इक्वल आता है। और पाई की वैल्यू मतलब 3.14 के आसपास आता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हमने क्या किया, हमने ये इतना बड़ा सर्कल लिया, इतने बड़े सर्कल का हमने पहले निकाला सरकमफेरेंस, ये, और हमने निकाला उसका डायमीटर, सरकमफेरेंस निकाला और डायमीटर निकाला। अब इस बार तो डायमीटर अलग है, सरकमफेरेंस अलग है, लेकिन फिर भी अगर मैं सरकमफेरेंस की वैल्यू को यहां पर पुट करूं और डायमीटर की वैल्यू को यहां पर पुट करूं और फिर डिवाइड कराऊं तो मेरा आंसर फिर से 3.14 समथिंग आ रहा है। अगर मैं इतना बड़ा सर्कल लूं और फिर उसकी लेंथ को मेजर कर लूं कि ये लेंथ कितनी है ना, लेंथ मेजर करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप एक वायर ले लो और इतना बड़ा सर्कल बना लो उस वायर से और फिर उसके दोनों एंड को पकड़कर सीधा कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सीधा वायर आ गया, उसकी आप लेंथ मेजर कर लो 10 मीटर 10 मीटर जो भी हो वॉट। और दूसरी चीज आप क्या मेजर कर लो, ये स्केल से एक ये डायमीटर मेजर कर लो, फिर इसकी सरकमफेरेंस की वैल्यू को यहां पर लिखो और इसके डायमीटर की वैल्यू को यहां पर लिखो, तो आपका आंसर फिर से 3.14 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब हर बार किसी भी सर्कल के लिए, एनी सर्कल विद एनी रेडियस विद एनी सेंटर, ठीक है, जब आप एक सर्कल बनाते हो विद एनी रेडियस तो वहां पर हमेशा ये देखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि जो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी के इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये एक फिक्स क्वांटिटी के इक्वल आता है तो हमने यहां से क्या रिजल्ट बनाया बच्चों, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो फिर हमने ये रिजल्ट बनाया कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी सर्कल के लिए जो डायमीटर होता है ना, उसमें मान लो ये सेंटर है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, रेडियस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो आर होगी। तो जो डायमीटर होता है ना, जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2r और इक्वल टू में क्या चल रहा है पाई, ये 2r इधर लेकर आ जाओ, क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल के लिए, किसी भी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो रेडियस के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं उसको 2 पाई r। अगर आगे से अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल या व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो हम क्या आंसर देंगे, आंसर इज 2 पाई r, ठीक है। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है, रेडियस की। अगर रेडियस पता हो, रेडियस की वैल्यू यहां पुट करो, सरकमफेरेंस निकल कर आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान है। ये आपको समझ आया, क्लियर हो गया ये, यस और नो बोलो फटाफट से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका जो आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं क्या, कि अगर मान लो हमारे पास एक ये सर्कल है
और इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हमें डायरेक्टली अगर निकालना नहीं आता है तो हम ये करते हैं कि चीज़ों को उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर उनके एरिया निकालना आसान हो जाते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया निकालना है तो बहुत बड़ा एरिया आप एक बार में नहीं निकाल पा रहे हो, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में एरिया निकाल लो, फिर उन सबको ऐड करा दो, तो उसका आंसर निकल सकता है ना। तो वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब हम उसको और छोटा कर दे रहे हैं। अब ये मान लो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, हम मान लो इसको और छोटा कर देते हैं। सपोज करो हमने और छोटा कर दिया, लाइक इस तरह से, ये और छोटा हो गया। हम इसको और छोटा कर देते हैं, ये और छोटा हो गया, है ना। अब इसके कई सारे पार्ट हो गए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितने पार्ट कर लिए हमने, इसके 8 पार्ट कर लिए। अब इनमें से अगर आप कोई भी पार्ट बाहर निकाल लो, जैसे ये एक अकेला पार्ट ऐसे बाहर निकालो, तो जैसे आपका पिज्जा वाला जो स्लाइस रहता है ना, बिल्कुल वही वाला आपका ये शेप बन के तैयार हो जाएगा। या इस तरह से बाहर निकल कर आएगा 1 नंबर। ऐसे 2 नंबर निकालोगे तो 2 नंबर भी ऐसे ही निकल कर आएगा। 3 नंबर निकालोगे तो 3 नंबर भी इसी तरह से निकल कर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके 1 बाय 1 स्लाइस निकालते जा रहे हैं, और स्लाइस निकालने के बाद इनको अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमने 1 नंबर स्लाइस निकाला, और 1 नंबर स्लाइस निकालने के बाद हमने उसको ऐसे रखा, ये हमारा 1 नंबर का स्लाइस आ गया, ठीक है, ये हमने यहाँ रख लिया। फिर हमने 2 नंबर का स्लाइस निकाला, और 2 नंबर का जब स्लाइस आया उसको हमने ऐसा उल्टा रखा, ऐसा, ये हमारा 2 नंबर का स्लाइस आ गया। ये 2 नंबर का जो स्लाइस आया उसको उल्टा रखा, 1 नंबर का जो स्लाइस था उसको ऐसा रखा। क्लियर है। फिर हमारा जो 3 नंबर का स्लाइस जो आएगा उसको मैं ऐसा रख रहा हूं, तो ये मैंने रख दिया ऐसे, ये 3 नंबर का स्लाइस हो गया, ठीक है। फिर मेरा जो 4 नंबर का स्लाइस आ रहा है उसको मैं उल्टा करके रख रहा हूँ, 4 नंबर का स्लाइस को मैं ऐसा लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा लेकर आऊंगा तो देखो क्या बनेगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा 4 नंबर का स्लाइस मैंने यहाँ पर रख दिया ऐसे। इसी तरह से ये 5 वाला है, अब मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ, 5 वाले को ये रखा मैंने ऐसे, ये ऐसे, ये 5 नंबर वाला आ गया। इसी तरह से फिर 6 वाला निकाला मैंने, 6 वाले को मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पर ऐसे, ये 6 वाला नंबर का स्लाइस रख दिया मैंने, ये, ठीक है। फिर इसके बाद 7 नंबर का रख दो, ऐसा सीधा रखो उसको, ये 7 नंबर, ठीक है। फिर जो 8 नंबर वाला उसको उल्टा लगा दो ऐसे, ये 8 नंबर वाला स्लाइस हो गया, ओके। अब ये बन के तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हम सीधा करके रखेंगे तो ये हमें एक इक्विवेलेंट दे देगा। ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये एक फिगर हमें क्या दे देगा, इक्विवेलेंट दे देगा। एरिया किसका, किसी रेक्टेंगल के एरिया के इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये किसी रेक्टेंगल के एरिया के इक्विवेलेंट आप लेकर चल सकते हो इसको, और फिर बड़े आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। इस केस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। इस बात का क्या मतलब है, देखो अगर मैं ये जितने भी स्लाइस हैं इन सबको ऐसे लगा लेता हूं और इन सब का एरिया निकाल लेता हूं, इन सब का एरिया निकाल लेता हूं, तो पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा, आया ना। तो मैंने यही किया है, यहां पर जितने भी स्लाइस थे उन सबको ऐसे लगाया, और इन सबका अगर मैं एरिया निकाल दूं तो दरअसल किसका एरिया निकल कर आ जाएगा, सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कल इन्हीं स्लाइस से तो मिलकर बना था। तो जो स्लाइस पहले हमारे सर्कल को बना रहे थे वही स्लाइस को हमने अरेंज कर दिया किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक। तो रेक्टेंगल का एरिया और इस सर्कल का एरिया अब आपस में कैसा होगा, इक्वल, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिख लेना यहां पर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हेल्प लेनी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बच्चों इसकी लेंथ देखो कितनी होगी, लेंथ आपको क्या करना है, लेंथ देखनी है ये कितना होगा। तो लेंथ आप कैसे पता करोगे,
तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, जब भी इस लाइन की बातें होंगी तो वो तो हमेशा रेडियस होगी। कोई भी लाइन हो, ये जितनी भी लाइन है वो सबको किसको रिप्रेजेंट करेंगी? रेडियस को। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेडियस को। और जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा? तो आंसर है कि देखो, जो ये वाला जो इतना पार्ट था, मुझे इसको इस तरह से दिखाना चाहिए कि यहां से ये वाला पार्ट, 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 ये और ये टोटल सर्कल की लेंथ को कवर कर रहे हैं। तो टोटल ये होता कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो नीचे यहां पर कितने ऐसे सर्कल बने हुए, ऐसे कितने कर्व बने हुए हैं? 1 2 3 4 हैं, और ना 4 ऊपर है। 1 2 3 4, यानी कि यहां पर जितना लेंथ ये वाली है उस लेंथ का आधा लेंथ है ये वाली। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने कर्व से बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर 8 का अगर हम लेंथ देखें, अगर 8 ऐसे वाली लाइन देखें तो उनको मिलाकर हमारे पास जो टोटल लेंथ बनती है वो 2 पाई आर बनती है। तो अगर उनकी आधी देखनी होगी तो ये कितनी रही होगी? तो ये वाली जो लेंथ है ये 2 पाई आर का हाफ रहा होगा। कितना रहा होगा? हाफ। समझ में आ रही है बात? ये इसमें से ये 8 है ना, ऐसे कर्व देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 में से अगर ये 8 पूरी लेंथ हमें देखनी होती तो ये 2 पाई आर होती। लेकिन अगर हम 8 का आधा देख रहे हैं, 1 2 3 4, अगर हम आधा देख रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी? टोटल लेंथ के हाफ के इक्वल। ठीक है, 2 पाई आर के हाफ के इक्वल। तो अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? पाई आर। यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी है? पाई आर है बच्चों। ठीक, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो कराओगे। तो लेंथ कितनी लिखोगे? पाई आर। और ब्रेड्थ कितनी लिखोगे? आर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का आंसर क्या निकल कर आएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल कर आएगा? पाई आर स्क्वायर। ये हमारे सर्कल के एरिया का आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना था। ये जो सर्कल है ये हमने 8 स्लाइस में डिवाइड कर लिया, जैसे पिज्जा में स्लाइस होती हैं उस तरह से। हमने कहा कि अगर इन स्लाइस का एरिया निकाल दिया जाए तो इस सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो हमने ये किया कि इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए इन स्लाइस को एक रेक्टेंगल के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसका एरिया निकाला। तो अब ये वाली स्लाइस सारी की सारी का जितना एरिया है ये और ये एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया? हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत है। तो इसकी ये जो वाली जो लेंथ है ये तो सारी की सारी रेडियस को ही शो कर रही है ना, तो ये तो रेडियस हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट इस वाले पार्ट का हाफ है। तो मैंने कहा कंप्लीट पार्ट अगर 2 पाई आर है तो हाफ पार्ट कितना होगा? तो 1/2 कर दो इसका, तो कितना आंसर बनेगा? पाई आर। तो यानी कि लेंथ हमारी पाई आर हो गई और ब्रेड्थ हमारी आर हो गई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कराओगे ये आपके एरिया का आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? यस और नो? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब आप एरिया का अगर आप हम देखें, अब आप सर्कल की बात अगर हम करें तो आप सर्कल का सरकमफेरेंस जानते हो, सर्कल का एरिया निकालना जानते हो। तो सर्कल से रिलेटेड और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग सीख सकते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? वो टर्मिनोलॉजी प्यारे बच्चों ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है लाइक दिस, ये मेरे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का मैंने माना कि सेंटर है ओ। ये सेंटर क्या है? ओ है। ओके, अब इस सेंटर से मैंने सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो क्या रही होगी? एक रेडियस। ठीक है, इसी तरह से सर्कल के सेंटर से
मैं अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा तो हम जानते हैं कि वो क्या रही होगी, एक रेडियस। जैसे ही मैं इस तरह की दो रेडियस बनाता हूं तो वहां पर एक फिगर बन के तैयार होगा, एक नया तरह की आपकी ज्योमेट्री आपके सामने आएगी। वो ज्योमेट्री क्या है? मैं अगर ये वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट को अगर अलग निकाल दूं तो यह पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा? इस तरह का, जिसमें आपके पास दो रेडियस रही होंगी, है ना, जिसके पास आपके पास दो रेडियस होंगी और एक कर्व होगा। आपके पास क्या क्या होगा प्यारे बच्चों? एक रेडियस, सॉरी, दो रेडियस और एक कर्व रहा होगा। और इस तरह का जो आपका फिगर बन के तैयार होगा, ये आपका सेक्टर कहलाएगा। और स्पेसिफिकली हम इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ये आपको क्लास 9th लेवल पर भी बताया गया था कि जो एक सेक्टर होता है वो बच्चों दो रेडियस और एक कर्व से मिलकर बनता है। ठीक है, दो रेडियस और एक कर्व से मिलकर बनेगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसी में ये वाला तो छोटा वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट भी तो बचेगा, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी बच्चों बच गया होगा। इसको भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये वाला पार्ट जो है वो ऐसा दिखाई देता होगा, ऐसे। ठीक है ना। ये आपका सेंटर है ओ और ये रेडियस, ये। अब इस तरह का जो पार्ट बच जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। ये आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक है। तो ये जो मेजर सेक्टर, ये जो सेक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है, ये वाले टर्म तो हम पहले से पहचानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेक्टर। सेक्टर कैसे बनाया जाता है? सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनाया जाता है। आप कर्व कहते हो या आर्क कहते हो, है ना। दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनते ये तैयार हो जाता है। अब बच्चों हमारा जो टारगेट है क्लास 10th में आकर, वो ये कि इन सेक्टर्स के एरिया कैसे निकाले जाते हैं, हमारा ये टारगेट है। तो इन सेक्टर्स के एरिया निकालने का बिल्कुल आसान सा एक तरीका है, वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सुनिए मेरी बात ध्यान से। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका सुनिए आप ध्यान से, कैसे कर सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी से। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे हम बात तो सारी बात हमें समझ आ जाएगी। देखो, अगर बच्चों ये किसी सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, और मैं यहां पर अपना कंपास को रखता हूं और कंपास को रखकर मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसा कंपास को रखकर घुमाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। और जब बच्चों मैं उसको घुमाऊंगा तो बता सकते हो मैं कितना एंगल घुमा चुका हूंगा? बता सकते हो? तो आंसर हाँ सर, बड़े आसानी से बता देंगे। देखो, अगर आप ऐसा सर्कल बना रहे हो तो सर जब आप यहां से लेकर इतना घूमे थे तब आप 90 डिग्री चल चुके होगे। जब आप यहां से ऐसे घूम के यहां आ जाओगे, ऐसा इतना घूम जाओगे सर, तो आप 180 चल चुके होगे, है ना। और सर आप अगर यहां से चल के और यहां आ जाओगे नीचे, अगर ऐसा इतना, तो आप कितना चल चुके होगे? 270। और अगर सर आप यहां से लेकर पूरा सर्कल बना दोगे ऐसे, तो आप कितना चल चुके होगे? 360 डिग्री चल चुके होगे। तो जब हम एक पूरा सर्कल बना देते हैं तो वहां पर हम कितना एंगल चल चुके होते हैं? तो आंसर है 360 डिग्री। ये वाली बात आई आपको समझ में? ठीक है। तो जब बच्चों हम 360 डिग्री घूम चुके होते हैं तो अब क्या आप बता सकते हो हम कितना एरिया घूम चुके होते हैं? तो आंसर सर पूरा ही सर्कल बना देते हो। जब आप 360 डिग्री घूम जाते हो ना सर, आप पूरा 360 डिग्री जब बनाते हो तो आप पूरा एक सर्कल बना देते हो। तो आप पूरा एक सर्कल का एरिया घूम जाते हो, पूरा सर्कल का एरिया कवर कर लेते हो। और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब हमारा एंगल 360 डिग्री हम घूम चुके होते हैं तो हम एरिया कवर कर चुके होते हैं कितना? पाई आर स्क्वायर।
जब हम पूरा 360 डिग्री घूम चुके होते हैं तो हम पूरा एरिया कवर कर चुके होते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसी में हम जितना एरिया निकालना चाहते हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, अगर हम पूरा घूमते तो हम पूरा कंप्लीट एरिया कवर कर चुके होते। लेकिन बच्चों अगर मैं कहता हूं मुझे तो सिर्फ इतना घूमना है, कितना, इतना थीटा एंगल घूमना है, अगर मैं सिर्फ थीटा एंगल घूमा तब बताओ कितना एरिया कवर होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नहीं हम पूरा 360 डिग्री घूमे तो हमें समझ आ गया कि हम पूरा पाई आर स्क्वायर घूम चुके होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ थीटा घूमे तब कितना एरिया कवर हो चुका होगा। तो आंसर है कि अगर एंगल 360 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और अगर एंगल मान लो 1 डिग्री हो जाए तो बताओ एरिया कितना कवर हो चुका होगा। तो आंसर है पाई आर स्क्वायर, और 360 डिग्री कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड, 360 डिग्री एंगल होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1 डिग्री एंगल होगा तो 360 डिग्री कहां आ जाएगा, डिवाइड में। इसलिए अगर थीटा डिग्री हुआ तो, इसलिए हमारा जो एंगल है अगर वो थीटा डिग्री हुआ तो कितना एरिया कवर होगा। तो आंसर है ये थीटा जो है वो कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या चल रहा है, 360 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ एरिया फॉर व्हाट, दिस पार्ट। और इस पार्ट को बच्चों आप लोग कहते क्या हो, बताओ मुझे फटाफट से। तो आंसर सर इसको तो हम माइनर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये 2 रेडियस से और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री। एक बार फिर से, जब भी हम किसी सर्कल को, जब भी हम सेंटर से अपने कंपास को घुमाते हैं और एक सर्कल बनाते हैं तो हम 360 डिग्री घूम चुके होते हैं, और उस 360 डिग्री घूमने में हमारे सर्कल का कंप्लीट एरिया कवर हो चुका होता है। तो हमने कहा 360 डिग्री घूमने पर एरिया कितना कवर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए अगर 1 डिग्री ही घूमे होते सिर्फ हम तो कितना एरिया कवर होता, तो 360 डिग्री अपॉन में आ गया। इसलिए अगर मान लो हम सिर्फ थीटा डिग्री घूमे तब कितना एरिया कवर होगा, तो थीटा कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यूनिटरी मेथड से। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आंसर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 360 डिग्री।